दोस्तों, मेरा नाम कारमल खिचड़ है। रिटायर्ड फौजी और इंग्लिश लेक्चरर। मैं 10-15 दिन से आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए आपके पास से लंबी लंबी पोस्टें डाल रहा हूँ, हिंदी में लिख करके और इंग्लिश में। मेरा गांव जांदवा है, तहसील रतनगढ़ है, ज़िला चूरू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 1978 में आर्मी में भर्ती हुआ था एज ए क्लर्क, और 17 साल की प्रशंसनीय नौकरी करके फ़ौज की और हवलदार की रिटायरमेंट से श्रीनगर से मैं रिटायरमेंट हुआ 1995 में, और 96 में मैं सेकंड ग्रेड का अंग्रेजी का अध्यापक लग गया। और 2018-14 के अंदर मेरा इंग्लिश में लेक्चरर का प्रमोशन हो गया, और 2018 में मैं 14 प्रमोशन हुआ। 18 से मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल TDRC से मैंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलेंटियर। मेरे एक लड़का था मनोज कुमार, 2 मेरी लड़कियां थी बड़ी। दोस्तों, जब तक मैं फौज में रहा, मैं बचपन से ही, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं हार्डवर्क का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं फ़ौज में 17 साल का भर्ती हुआ था, और पूरी ट्रेनिंग करने के बाद मैंने आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया। 2 बार मैं मेरिट में आया, लेकिन इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर देते थे। फिर भी मैंने अपने पढ़ाई का रास्ता नहीं छोड़ा। लोया कॉलेज से इंग्लिश मीडियम से मैंने BA ग्रेजुएशन किया, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मध्य प्रदेश से मैंने B.Ed की डिग्री हासिल की। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र है, वह हेडक्वार्टर 15 कोर जम्मू कश्मीर हो गया। मैं वहाँ आतंकवादियों के बीच में भी रहा। आसाम में भी आसू स्टूडेंट यूनियन के संगठन के जंग के अंदर में रहा वहाँ। और फौज में रहते रहते मैंने ग्रेजुएशन की इंग्लिश मीडियम से। लोया कॉलेज में मैं केवल अकेला आदमी था जो नॉन कॉलेजिएट और इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहा था। B.Ed भी मैंने इंग्लिश मीडियम से की, मैं क्लास में अकेला ही था। मुझे अंग्रेज़ी का बड़ा शौक़ था, फ़ौज की ड्रेस का बहुत शौक़ था, लेकिन एक शौक़ और था कि मैं अफ़सर बनूं। इसलिए मैंने आर्मी के लिए, अफ़सर के लिए बहुत अप्लाई किया, लेकिन मेरे वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते थे। 1995 में मेरे B.Ed का रिज़ल्ट आया, एक तरफ नायबदारी प्रमोशन आई। मुझे आर्मी के जनरलों ने कई बार मुझे सम्मानित भी किया बेस्ट सोल्जर के लिए। मैं रिटायरमेंट आ गया वॉलेंटियर 1995 में, और आते ही मैं 96 में सेकंड ग्रेड का अध्यापक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दाऊदसर में लग गया, रतनगढ़। वहाँ से गांव वालों ने मेरे को गांव के स्कूल में ले आए। मेरा पहले दिन से एक जज्बा था कि मैं अपनी एक डायरी में हमेशा सुबह उठ के मेंटेन करता था कि आई शुड बी एन अफसर, मुझे अफसर होना चाहिए। तो मिलिट्री नहीं बन पाया, तो मैं सिविल में RAS की तैयारी की। वहाँ भी मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं सेकंड ग्रेड का अध्यापक लग गया। और फिर मैं ये मन में कर ली कि बच्चों को शिक्षा दें। गांव के अंदर अंग्रेजी का माहौल नहीं था, तो मैं गांव में रहते रहते गांव के अंदर एक 8वीं स्कूल की मान्यता इंग्लिश मीडियम डायरेक्टर बीकानेर से ले आया और स्कूल चलाने लग गया। सुबह शाम मैं पढ़ाता था, दिन में गांव के 2-3 अध्यापक थे, वो पढ़ाते थे। मैं उनको गाइड करता था। और 12 महीने 2 वर्ष तक तो मैंने कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं की। माहौल को देखा, और माहौल में मुझे बच्चे अच्छे लगे कि अंग्रेजी कैच कर लेंगे, तो मैं धीरे धीरे स्कूल को आगे बढ़ाता गया। पहला बैच 10वीं का था जब निकला, उसमें दोस्तों 2 बच्चे डॉक्टर में सिलेक्ट हुए। दूसरे बैच में एक बच्चा AIEEE में सिलेक्ट हुआ। तो ये गांव का पहला एक सौभाग्य था कि गांव के अंदर 2 डॉक्टर बने और एक इंजीनियर AIEEE में सिलेक्ट हुआ। पहले कोई नहीं था। और
वो तीनों अच्छी अंग्रेजी में थे, अच्छी इंग्लिश उनकी पकड़ थी और मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से अध्यापन कार्य करवाया था। मेरा हौसला बुलंद होता गया और मैं स्कूल को आगे बढ़ाता गया। इसी मीन टाइम में मेरा लड़का था 2012 के अंदर, मनोज था, वो MSc B.Ed करके सीकर से यहाँ गांव आ गया और मैंने इसको स्कूल को संभाला दी और स्कूल को अच्छी तरह से वो संभाल ली। दिल्ली से बीकानेर जाने वाले रेलवे लाइन के नीचे से 3-4 पुलिये बन गए। तो मेरे बेटे मनोज ने कहा कि 2 बसें तो अपने पास हैं, 4-5 बस और ले आते हैं तो 10-20-30 गाँव से स्कूल जुड़ जाएगी तो संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हमने वो फैसला लेकर के बसें ले आए और कोई दिक्कत नहीं आई। स्कूल है वो 2014 के अंदर निर्माण कार्य शुरू किया था दूसरी बिल्डिंग का और 2015 में उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। उसके अंदर 32 कमरे हैं, 24 लेटरिन बाथरूम हैं, 2 डबल स्टोरी बिल्डिंग हैं, 2.5 बीघा ज़मीन के चारों तरफ 4-4 फुट की चौड़ाई की और 17-17, 18-18 फुट ऊंचाई की और रेलिंग की दीवार है। उसके अंदर ट्यूबवेल बना हुआ है, उसके अंदर पानी की टंकी है, लैब है, सब कुछ उनके अंदर, ऑफिस फर्नीचर, CCTV फुटेज, सारी चीज़ A to Z फैसिलिटी और स्वीट वाटर, मीठे पानी के टैंक, सब कुछ था उपलब्ध। दोस्तों, सारी बिल्डिंग बनने से पहले मैंने किसी भी कंपनी से कोई लोन उधार नहीं लिया था। हम दोनों बाप बेटे अपने दम पे बिल्डिंग को खड़ा कर लिया। कुछ मेरी पेंशन आती थी, कुछ मेरी तनख्वाह आती थी, कुछ स्कूल की बचत हो जाती थी, कुछ हॉस्टल की बचत हो जाती थी और कुछ मैंने पैसे मेरे रिश्तेदारों से लिए थे। गाड़ियाँ चल रही थी, अच्छी स्कूल चल रही थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे थे PMT के अंदर, नीट के अंदर, या ट्रिपल में, नेवी एयरफोर्स में भी जा रहे थे। हमारा भी हौसला बुलंद था, बच्चों के पेरेंट्स का भी था और स्कूल का निर्माण कार्य भी बढ़िया हो गया। अच्छे प्रोग्राम है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिलें इनाम में दिए जाते थे। बड़े बड़े अफसरों को, अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी को, डायरेक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टरों के जयपुर को, उनको बुला के उनसे बच्चों से सम्मानित कराते थे। आदरणीय मंत्री जी महोदय जी को बुलाते थे, प्रधान आते थे, सब आते थे और बच्चों को बड़ा हौसला बुलंद था। इत्तेफाक क्या हुआ दोस्तों, जब समय ने करवट बदलने से पहले मेरे शरीर के अंदर कभी भी, मेरे जीवन के अंदर उदासी नहीं आती थी। मैं 24 घंटा हंसमुख रहता था और 4 घंटा से ज़्यादा मैं सोता नहीं था और कभी ज़्यादा बीमार भी नहीं रहा। और पढ़ाई के लिए तो मुझे अगर 2 बजे सोया हूँ और 2:30 बजे उठा लेते तो मैं तैयार रहता था। और ख़ास करके गरीब बच्चे जो आते थे, उनकी फ़ीस नहीं दे पाते तो उनको मैं फ्री पढ़ा देता था 12-12 साल तक। दोस्तों, 2014 में बिल्डिंग का लगभग कार्य पूरा हो चुका था और कुछ कलरिंग या गेट छड़ाने इत्यादि बाकी थे। समय ने ऐसी करवट बदली कि मेरे परिवार के 7 आदमी गंगा जी के अंदर, माता जी का स्वर्गवास हो गया था गांव में, उनके अस्थियों को ले गए थे गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। आते समय हरियाणा हंसी में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 10 आदमी थे एक ही परिवार के, जिसमें 7 आदमी चले गए। ये 2 मेरे भाई थे सगे बड़े, 2 मेरी भाभी थी, 2 मेरी बहन थी, एक मेरा भतीजा था, 20-25 साल की, शादीशुदा था, उसके लड़का था। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड को पता है वो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। उसमें सिर्फ 3 आदमी बचे थे, वो भी बचने लायक नहीं थे। बाकी 7 आदमी, जब उनकी मुझे सूचना मिली तो मैं डेड बॉडी लाने गया तो हॉस्पिटल के मोर्चरी में इस तरह से पड़े हुए थे जैसे कोई बुचर खाने के अंदर जानों को काट काट कर रख देते हैं। मैंने वहाँ ये सोचा, क्यों कारमल, यहाँ अकेला तुम है और 2 मेरे परिवार के सदस्य और थे।
अगर तू इनको देख करके अगर रोएगा और घायल हो जाएगा तो इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा सही। मैंने बड़ी हिम्मत से उनको वहाँ से पोस्टमार्टम करवा करके सब कुछ है और कैंटर में डाल करके गांव में लाया। गांव के अंदर दोस्तों हजारों आदमी भीड़ लगी हुई थी। चूरू, रतनगढ़, फतेहपुर, आसपास के गांव के लोग, क्योंकि हमारे परिवार में कम से कम 100-150 आदमी थे। मेरे पिता के 8 पुत्र 1 पुत्री थी। मेरे ताऊजी थे, बाबा जिसको बोलते थे, उनके 2 बेटे और 1 पुत्री थी। तो हम एक साथ मिलजुल करके रहते थे। तो बड़ा हमें दुख हुआ, पिताजी जीवित थे और जब गांव में उनकी डेड बॉडी कैंटर में लेके आया तो गांव, आसपास के गांव और जो वहाँ खड़े थे सभी की क्या बताऊं, हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैंने दोस्तों जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी तरह से मैंने बड़ी हिम्मत ली, क्योंकि कारमल तू फौजी है और तू अकेला बच्चा है पढ़ा लिखा, इनका अंतिम संस्कार इस तरह से होना चाहिए कि जैसे एक हम परिवार में सही सलामत करते हैं। तो जब शमशान घर से लेकर के अर्थियाँ लेके चले थे तो शमशान घाट तक कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी है, उनमें लाइन नहीं टूटी हुई थी। एक एक जगह 4-4, 5-5 आदमी आगे पीछे भाग रहे थे। हमने घर में चिल्लाहट, छोटे बच्चे, औरतें, क्या बताऊं, कह नहीं सकता आपको। जो दिन वो याद आता है तो मुझे नींद नहीं आती रात को। लेकिन मैंने मनोज को समझाया, बेटे ये समय का फेर है और इसके अंदर समय ने करवट बदली है, अपना दुख आया है और इसको हमें संभल करके चलना पड़ेगा। और हमने उनको परिवार को संभाला और 11 लाख रुपए का सड़क दुर्घटना क्लेम भी दिलाया। लेकिन मेरे को क्या पता था कि कारमुल एक दिन तेरा ऐसा भी दिन आएगा, जिस दिन 26 नवंबर 2019 के दिन तेरा पुत्र मनोज भी चला जाएगा तेरे को छोड़ करके। और दोस्तों स्कूल 800 बच्चों से भरी पड़ी थी। 8 बस, 2-2 कारें, 2-2 बोलेरो, पिकअप। मैं तो पागल सा हो गया था। भगवान दोस्तों ऐसे किसी के साथ ना करे। महीने भर तो मैं पड़ा रहा घर में, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी बहुत रहा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कारमल जिन बच्चों को तू पढ़ा रहा है उनका अगर भविष्य खराब हो गया तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं दोस्तों स्कूल में जा कर के क्लास में रोता रोता क्लास में बच्चों को पढ़ाता था और 100% रिजल्ट रखा। एक बच्चे का पीएम नीट में सिलेक्शन भी हुआ डायरेक्ट 12वीं में से। लेकिन मेरे पर बेदर्दियों ने झूठा मनोज के मरने के बाद दहेजा केस लगा करके और सिक्र महिला थाने में पैसे दे करके मेरे पर मेरी पिटाई करवाई और मैंने भी उनका मुकाबला किया फौजी होने के नाते। सुबह मुझे जमानत पर रिहा किया गया और मुझे उस झूठे मुकदमे में 7 आदमी फंसे हुए थे। उनके अंदर मैंने मेरी ज़मीन खोनी पड़ी, मुझे मेरा 30 लाख का सोना देना पड़ा। उसमें मेरे साड़ी की बहू थी, वो नौकरी कर रही थी, उसकी नौकरी को खतरा था। मेरे ज्वाई फौज में था, उसको खतरा था। मेरी 2 लड़कियां, मेरे 2 ज्वाई, मेरा साड़ा, मैं साड़ी ली, मेरा, मेरी वाइफ का
सब साथियों ने नाम दे दिया। दरिंदों ने मेरे साथ इतना किया कि एक तरफ तो मैं मेरे बेटे की याद में रो रहा था और उन्होंने अपने घर ले जाकर बच्ची को फुसला करके मेरे पोतों को भी लेकर मेरे पर दहेज का केस कर दिया और पोतों को ये कह दिया कि ओंकार जी तो पागल हो गया। और बड़े वाले बच्चे को पता था कि पापा जी को किसी ने मारा है, मेरे को कह भी दिया था। और उन्होंने अपने जाल बिछाए हुए को सारे सारे साक्ष्य मिटा दिए। दोस्तों, मैं 2 साल तक रोता रहा, भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी राहत नहीं मिली। कोई कोर्ट कचहरी पुलिस में मैंने सब जांच करवा ली कि पॉइजन लिया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। हताश होकर के दोस्तों मैंने प्रभु की शरण ली कि अजय तो कारमल तो मर जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने एक एक दिन के अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ मुड़ा और दिमाग को ठंडा किया और एक एक दिन के अंदर में 21,000 ओम नमः शिवाय का जप करके मेरे दिमाग को मैंने ठंडा किया। और आज मेरे कम से कम 23 लाख ओम नमः शिवाय के जप पूरे कर लिए मैंने। लेकिन एक दिन मेरे सामने एक दृश्य ऐसा और आ गया कि मेरे को इसलिए आज रोना पड़ रहा आपके सामने कि वर्तना कंपनी फाइनेंस से 60 लाख रुपए लिए थे, 44 उनको चुका दिए थे, 42 चुका दिए थे, 42 लाख 44 लाख उनके बाकी थे। मैंने उनको लेटर लिखा कि मेरे से पेमेंट नहीं होगा, मेरी पेंशन से 25,000 रुपया आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया और मुझे पोजीशन नोटिस दे दिया कि आप स्कूल की बिल्डिंग को खाली कर दो नवंबर 2021 को। मैंने ये सोचा कि 2021 को अगर ये नोटिस दिया है तो अगला सत्र चला नहीं सकता, अगर चला लिया तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने बच्चों को बुला करके मई के महीने में सबको 400 बच्चों को टीसी दे दी। माँ बाप ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, आप कहीं दूसरी जगह पढ़ाओ, मैं मेरे तरीके से काम ले लूँगा, आगे देखूँगा। मेरे दोस्तों, भगवान जब उसके पीछे पड़ जाता है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ता है। क्या मेरी हरी बरिया बगिया थी 2019 से पहले, और 26 नवंबर 2019 के बाद में देखो क्या समय ने करवट बदली है। मैं लोगों की, गरीबों की मदद करता था, बच्चों को फ्री पढ़ाता था, मंदिरों में पैसे देता था, पानी की टंकियां बनाता था, गरीबों को मैं रिजाई देता था मेरी तनख्वाह में से। मैंने कंपनी से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन 17 मार्च लगभग 17 मार्च या 15 मार्च थी 2023 को कोर्ट और डीएम का और पुलिस के जाब्ता लेकर के 7 आदमी पुलिस के और 5 आदमी वर्तना फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि आकर के मेरे स्कूल के ताला लगा दिया और सील कर दी। अब दोस्तों, उस दिन आप ये समझो कि मैंने दखलबाजी तो नहीं की उनके सामने, लेकिन मेरे में बाकी कुछ नहीं बचा था। मेरी 5 करोड़ की बिल्डिंग के ताला लगा दिया, मात्र 44 लाख के रुपये पाते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन माने नहीं वो कि हमारा कोई जोर नहीं चलता, कंपनी का ऑर्डर है। अब दोस्तों, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दिवालियापन हो गया। 40 साल तक नौकरी की, 62 साल की उम्र हो गई, 2 पोते हैं, वो मेरे से दूर हैं, मैं अकेला, मेरी अकेली पत्नी रहते हैं, एक दूसरे को देख के रोते रहते हैं। लेकिन मैंने एक दिन सोचा, यार मुकारबल, ये तो कायरता है तुम्हारी, तुम्हें दोबारा ऐसी हिम्मत करनी चाहिए
कि तेरी साल बहुत पड़ी है जीने की, है तो वैसे एक दिन की भी नहीं है, पल की भी नहीं है, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं कि 80 साल तक जिएंगे। और जो पोते वापस आएंगे तो बेचारे वो क्या देखेंगे, वो तो अनाथ है, उनका तो पिता भी नहीं है। और आजकल तो आप जानते हो, लड़कियां वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे साथ शादी कर लेते हैं, वो बेचारे भटक के वापस मेरे पास आएंगे 15-20 साल के बाद में। कोई नहीं रहता उनका, ना मामा न नाना न नानी न मामी, कोई नहीं होता। अब तो सिर्फ वो मुझे परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने दोस्तों प्रभु का नाम लेकर के जनता की अदालत में पुकार लगाई, आपकी अदालत में, कि काश मेरे को अगर उन्होंने 60 लाख रुपये पेनल्टी लगा करके कर रखा है, वो 60 लाख रुपये अगर स्कूल का भुगतान हो जाए तो मेरी 5 करोड़ की स्कूल बिल्डिंग है वो रिलीज हो करके मेरे पास वापस आ जाएगी। और फिर मैं किसी को 5 साल के लिए किराए पर दे दूंगा, और वो जो पैसा भरेगा वो स्कूल चलाएगा 5 साल तक फ्री के अंदर। या फिर मैं जनता से अपील की कि मेरे को अगर 1000 आदमी 6000 रुपये दे देते हैं तो 60 लाख रुपये हो जाते हैं, और मेरी स्कूल छूट जाएगी। और आने वाले भविष्य में 2 साल में 1 साल में स्कूल वापस खुलवा दूंगा मैं। 4-5 गांव के बच्चों को लगा करके, आसपास के गाँव बच्चों की बसें लगा करके बिल्डिंग फ्री रहेगी, और फीस भी कम रहेगी, शिक्षा भी अच्छी रहेगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, मैं बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दूंगा, मेरा 15-20 साल और गुजर जाएंगे। तो मैंने आपकी अदालत में अपील लगाई है दोस्तों, और आपकी अदालत में मुझे रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिला है। सबसे पहले मेरे गांव के मेरे शिष्य साउथ अफ्रीका मैनेजर है, उसने 6000 रुपये डाल दिए थे अकाउंट में। उसी दिन मेरे पास 50,000 रुपये आ गए थे। 2-3 दिन के बाद में मेरा घनिष्ठ मित्र है, मित्रों का मित्र है, दयावान आदमी है, नौरजी वर्मा, चूरू के रहने वाले हैं, प्रांतीय सभा अध्यक्ष रहे पुराने टाइम के कर्मचारियों के, उन्होंने 1 लाख का चेक दे के गए। फिर मेरे पास कोई के 25,000, कोई के 21,000 रुपये, मेरे शिष्य भी जो पढ़ के गए थे वो भी 6-6, 10-10, 21,000 रुपये डालने लगे। लेकिन दोस्तों अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 60 लाख रुपया बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो मेरे पास मात्र 5 से लेके 6 लाख रुपये तक आए हैं, और कंपनी कह रही है कि आपको पेमेंट पूरा करना पड़ेगा। अब 1100 रुपये, 1000 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये, ये पेमेंट अगर आता है दिन के अंदर एक आदमी का, मुश्किल से 2 दिन तो 1-1 लाख रुपये आए थे, तो 50,000 रुपये पे आए थे। लेकिन अब ये जो गति चल रही है, सब हर इंसान के मन में दया है कि ओंकार जी को हम दान दें, आरती सो दें, इस स्कूल को बचाएं सरस्वती को कैसे न कैसे। लेकिन इतने जो सहयोग है इससे कुछ होना जाना नहीं है दोस्तों। ये सरस्वती तो इस हिसाब से फिर बिक जाएगी, और बिकने में भी ऐसे नहीं बिकेगी। पहली नीलामी में तो 20% इसकी 10% वैल्यू डाउन कर देते हैं। तो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट बैलेंस शीट में 3 करोड़ 54 लाख की है, उन्होंने कर रखी है 1 करोड़ 93 लाख की। नहीं बिकेगी पहली बोली में तो 10% डाउन, 20 लाख रुपये फिर कम कर देंगे। फिर नहीं बिकेगी तो 20 लाख रुपये फिर कम कर देंगे, 1 करोड़ 60 लाख के रखेंगे। ये अपना 1,15,000 रुपया पर मंथ की पेनल्टी लगाते हैं। तो करते करते 6-7 महीने में 70 लाख रुपये पहुंचा देंगे, और मेरे को 60-70 लाख रुपये दे करके छुट्टी कर देंगे, और मेरा कुछ नहीं रहेगा, और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने किसी से पैसे भी उधार लेके लिए हैं, उनको भी बेचारों को चुकाना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल बच जाए। अगर ये स्कूल बच जाती है और 4 साल तक या 5 साल तक अगर आप सब जनता सहयोग देती है तो 2 साल के अंदर ये स्कूल पिकअप हो जाती है। और मुझे पता है इसके अंदर 15-20 लाख रुपये साल के रह जाते हैं इससे, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग फ्री हो जाएगी आपके सहयोग से।
सिर्फ बस लाएंगे तो मैं गांव के बच्चों के मैं लाऊंगा नहीं, गांव के बच्चे या दूसरे गांव के बच्चों को कह दूंगा आप अपना किराया ले लो, तेल डाल लो और मास्टर तनख्वाह देनी, और कोई खर्चा है नहीं। और बच्चों के लिए जो स्कूल चलाएंगे वो भागेंगे, मैं भी सहयोग दूंगा उनका, मैं भी मेरे तहे दिल से पढ़ाई कराऊंगा बच्चों को, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि मेरा ज़िंदगी में लक्ष्य एक ही रहा है कि बच्चों को शिक्षा दो, वो आगे से आगे बढ़े। अब मेरा दोस्तों आपसे एक निवेदन है, आखिरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे पास समय बहुत कम है। 25 अप्रैल आने वाली है, आज 5 तारीख हो गई, 22 दिन बाकी रहे हैं, 20 दिन मानो। आपको मैंने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे बैंक के अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर सब कुछ डाल रखे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन, मेरे शिष्य, किसी भी जाति का, मेरी कोई जात नहीं है, मैं शिक्षक हूँ, सिर्फ मैं फौजी हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मैं जात में कोई विश्वास नहीं करता। आपके मन में है तो आप अपने मन में रखो, लेकिन मेरे मन में कोई जात पात नहीं है। मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो सब शिष्यों को शिष्य मानता था और अभी मानता हूँ। मेरी इस सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा को अब नीलामी से बचा दो बस। और इसको बचाने के लिए आपके पास उपाय ये है कि हर इंसान को, जैसे मेरे कुछ दोस्त फेसबुक पर और स्टेटस पर ये जुड़े हुए व्हाट्सएप के ऊपर, 10-12 आदमी फॉरेन में भी हैं, गांव के इधर भी हैं, वो बहुत भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन फेसबुक को शेयर करना, कमेंट्स देना, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होना है। सॉल्यूशन होना है बैंक के खाते में पैसा डालना और सूचना देना कि इतने पैसे हम डाल दिए। और 5100 रुपये से कम अगर आप दे भी, हालांकि मेरा कहना गलत है कि 5100 रुपये से कम डालना हो तो गलत है, क्योंकि कोई के पास 5100 होते ही नहीं, वो उतना ही डाले, कहाँ से लाएगा। तो जितना श्रद्धा अनुसार है, आप अगर मान लो लखपति आदमी हो तो अगर आप 21,000 का भी सहारा देते हो तो मेरे लिए वो 21 लाख रुपये हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा भरसक सहयोग दें, आर्थिक सहयोग दें। जांदव गांव के बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया है। एक एक गांव से भी अगर घर से भी 10-10 हज़ार रुपये दोगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। हालांकि पैसे आए हैं मेरे पास से, बच्चों के माँ बाप ने भी डाले हैं, लेकिन कुछ के पास ये फेसबुक वाला सिस्टम नहीं है तो उनको पता नहीं है। तो मेरा जो फेसबुक है वो मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे शिष्य, आप बूढ़े बुजुर्ग, उनको सबको ये दिखा दो, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो भीख मांगने के लिए निकला हूँ, आप दोगे तो ले लूँगा, नहीं दोगे तो नहीं लूँगा। ये एक मिसाल रहनी चाहिए कि जांदव गांव में उकार जी खिचड़ ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और वो स्कूल 22 साल तक चली थी। उसके बाद 1 साल बंद हो गई थी और ओंकार जी ने बड़ी हिम्मत करके और अपने साथियों से, गांव वालों से, आसपास के गांव वालों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से सहयोग लेकर के, आर्थिक सहयोग लेकर स्कूल को वापस खड़ी करती और चालू करती। मैं ये चाहता हूँ और आने वाले नौजवान लोगों के लिए मिसाल होना चाहिए कि दुख से हारना नहीं है। दुख और सुख तो जीवन के साथी हैं। हमें ये पता नहीं कि हम पैदा होने से पहले हमारा दुश्मन पैदा हो गया या बाद में पैदा होगा। और रोग से मर के जाएंगे, वो भी वायरस ही होता है, दुश्मन ही होता है हमारा। आदमी भी दुश्मन होता है, जानवर भी दुश्मन होता है, और सभी हमारे प्रेमी होते हैं। तो मैं आपसे आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, नौजवानों को तो मैं ये प्रेरणा, मेरी शिक्षा देना चाहता हूँ कि कभी भी दुख से घबराना नहीं है। देखो, रोना तो पड़ेगा आपको, आंसू भी आएंगे, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ है, ये जो डाली हुई है। ये तो जब दुख होगा तो उसी को दुख होता है, जिसके निकटतम आदमी होता है उसी को दुख होता है। अब मेरे को जितना दुख हो रहा है वो मेरे पड़ोसी में है, उसको नहीं हो रहा है। मेरे पड़ोसी से दूर है, उसको नहीं हो रहा है। मेरे को दुख हो रहा है हर चीज़ है, क्यों, मेरे कलेजे की चीज़ है वो, बार बार मेरे को दिमाग में वही आती है। आपको दोस्तों मालूम नहीं मैं डिप्रेशन से और टेंशन से, एग्जाइटी से कैसे निकला हूँ, ये तो मेरी ही आत्मा जानती है। अन्यथा दूसरा आदमी होता
तो ख़त्म हो जाता है। मैं 10-10 घंटे तक रुद्राक्ष की माला लेकर के और बाएं दाएं भागता रहता था। मेरा दिमाग दुख से पीड़ित होकर के बार बार लोगों की याद आती थी। तो मैंने इसको केंद्रित करके और 21,000 एक दिन तो मैंने 54,000 रुद्राक्ष की मणि मन के फेरे मैंने। फिर थक गया तो मैंने तय किया कि अब 21,000 से ज़्यादा नहीं फेरेंगे। तो दिमाग थोड़ा सा मेरा ठंडा हुआ और मैंने धीरे धीरे अपनी गोलियां भी कम कर दी। अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अब हर चीज़ के अंदर मैं परफेक्ट हूँ। मैं पढ़ा भी सकता हूँ और मैं सुबह जल्दी भी उठ जाता हूँ और शाम को भी जल्दी सो जाता हूँ और मेरा काम भी करता हूँ नित्य प्रति। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरे को घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है। पहले भी नहीं थी, अभी नहीं। मैं मेरी किताबें पढ़ता रहता हूँ, माला फेरता रहता हूँ, अन्य चीज़ें काम करता रहता हूँ। अब आपसे आखिरी मेरा निवेदन है, भाई लोगों, हाथ जोड़ के, बूढ़े बुजुर्ग, ये इमारत 400 साल तक जाने वाली नहीं है। और 400 साल तक इसमें अगर बच्चे पढ़ेंगे और कोई की कुछ बनेगा तो आप सबको आशीष मिलेगी। आज पुण्य का कार्य है। अब आज से ही ये सोच लो कि ओंकार जी के घर पे या तो चाहे कैश पुगाएं या बैंक के खाते में पैसे डालें या फ़ोन करके मुझे कह दें कि ओंकार जी मेरे पास इतने पैसे पड़े, किसी आदमी भेज दो, ले जाएं। हम बाकायदा आपको रसीद देंगे कि ये पैसे हमारे पास हैं। आपके वो पैसे स्कूल के अंदर अकाउंट में चढ़ाएंगे और उसके बाद में हम बोर्ड बनाएंगे। उस बोर्ड के अंदर स्पष्ट चीज़ें लिखी जाएंगी कि इन लोगों ने स्कूल को नीलामी से बचाने के लिए इतना इतना, चाहे 1 रुपया के भी आर्थिक सहयोग दिया, उसका नाम देंगे हम और अखबार में भी निकलवाएंगे कि स्कूल को बचा लिया। अगर नहीं बची तो दोस्तों क्या होना है? फिर कुछ नहीं होना है। जो चलता है वो बैठ गया तो वो थक गया तो लेट गया तो मर गया तो इसकी कोई गाथा और इतिहास नहीं है इस संसार में। और चलता है और बैठ गया और बैठ करके लेट गया थक करके, और फिर वो लेटा हुआ वापस बैठा हो जाता है, बैठ करके खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर के भागने लग जाता है और भागता भागता वो काम को इंजाम दे देता है। उसकी लोग गाथा गाते हैं, उसकी लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं। पढ़ाना तो पहली कक्षा से लेकर के और 10वीं तक का ही होता है। 1 से लेके 10 तक जो मतीरा पका के देते हैं हम, उसी में लालगिरी निकलती है। बाकी ये कोचिंग वाले तो बस पके पकाए मतीरे को ऊपर से थोड़ा सा तेल ताल लगा करके उसके बाद में वो निकल जाते हैं। तब तो कह देते हैं कि चलो सा, ये हमारे इतने बच्चे निकल गए। मैं चूरू में शिक्र में भेजता था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज शिक्र के मैं CLC श्रवण जी के पास बच्चे भेजता था मैं, PMT नीट के इनके लिए। और वहाँ से मैं उनके बच्चे अगर 10 सेलेक्ट होते थे तो उनके अंदर मेरा 1 बच्चा या 2 बच्चा पक्का सेलेक्ट होता था। 100% होता था और गारंटी थी मेरी। और इस साल, पिछले साल मेरी एक बच्ची थी खुशी, जो कोई कोचिंग सेंटर में नहीं गई। वो बच्ची सीधी नीट की परीक्षा दी और सेलेक्ट हुई। और 10 दिन पहले 2 बच्चे नेवी के एयरफोर्स के अंदर सेलेक्ट होकर के गए हैं और लास्ट ईयर उन्होंने 12वीं पास की थी। मेरी स्कूल की जो पढ़ाई थी, मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, मेरी जो स्कूल की पढ़ाई थी वो अव्वल दर्जे की थी। मैं वही पढ़ाई कराता था जो नेवी एयरफोर्स में काम आती थी। मैं वही चैप्टर की तैयारी करवाता था जो बच्चों के नीट की तैयारी, नीट में काम आती है। मेरा ऐसा रिकॉर्ड है कि मैं ना तो कभी हार मानी है और न मैं हार मानूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि जब यहाँ से मैं निकलूँ इस दुनिया से,
तब लोग इतना तो ज़रूर कहें कि जीत गया था, हार गया था, जीत गया था, हार गया था, फिर भी जीत गया, बस ये लोग कहें। बाकी धन तो आना जाना यही है, किसके किसके लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मुझे पता है किसी अर्थशास्त्री ने कहा था दोस्तों कि जो जो युग आएगा उसमें सर्वश्रेष्ठ औषधि केवल पैसा ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो बात सत्य है आज कि पैसे बिना कोई कदर नहीं है। वेल्थ इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द प्रेजेंट एरा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि दलितों, तुम्हें फोकट में लोग कुछ भी दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते। और मैंने फोकट में शिक्षा दी है, गरीबों को पढ़ाया है, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि मेरी इस स्कूल को जिंदा और ताला खोल करके इस पर झंडा आप ही फहरा सकते हो। मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके की हिम्मत हूँ, आपकी आत्मा में बैठी हूँ। और मेरे शिष्य जो लगे हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बेटा ऐसे लगे रहो, एक दिन ज़रूर अपने को सफलता मिलेगी। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आदमी को सफलता नहीं मिलती। बस काम करने का एक धुन और एक सच्चाई और मन के अंदर ये होना चाहिए दृढ़ निश्चय कि मैं सफलता हासिल करूँगा। मेरा पुनः निवेदन है कि आपसे जितना भी 5, 10, 15, 20 लाख जितने भी होते हैं, आपने रिश्तेदार के अंदर कोई भी अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी है, चाहे घर का पड़ोसी भी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, अपने सरस्वती स्कूल के अंदर जानम के अंदर आपका अंश दान मतलब दान के रूप में आना चाहिए। 60 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, ये स्कूल खुल जाएगी और हमें भी खुशी होगी। और आपको भी मैं फेसबुक के माध्यम से या जो भी हम करेंगे आगे, मैं आपको कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। जीने के लिए तो ऐसे ही जी लूँगा। पेंशन मिलती है कट कटा करके 10-15 हज़ार रुपये, 2 मानस हैं, खा लेते हैं, दूध दी पड़े रहते हैं, इससे क्या होगा? कुछ मिलना नहीं है। मिलना तो तब है कि कुछ और करके जाएं। तो मेरी पीड़ा आपने सुन ली। आप मेरे आप ही हैं, मेरा और कोई नहीं है। आप ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है। आप अगर अंतरात्मा में मेरी आवाज़ को बिठा ली, मेरे दुख और पीड़ा और मेरे निवेदन को आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, तो आप दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपके पास पैसे अगर अकाउंट में हैं तो मेरे स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और पास में नहीं है और आप मजबूर हैं, कैश है, तो कैश के लिए फ़ोन कर दें। नज़दीक गाँव के अंदर हम रसीद देंगे। और दूर दराज में हो तो आप आरटीजीएस करवा करके बैंक के खाते में पैसे जमा करा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, अपना नाम भेज दो, अपनी फ़ोटो भेज दो, ताकि मैं मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन करूँ और आपके फेसबुक पर पोस्ट पर डाल दूँ। दोस्तों आखिरी बार आपसे निवेदन है, मुकाम्मल खेचड़, रिटायर्ड फौजी एंड लेक्चर्स, अपने वजूद को बचाने के लिए की भी 40 साल की मेहनत को बचाने के लिए इस विद्या मंदिरों को खुलवाना चाहता है, चालू करवाना चाहता है। आप मेरी मदद कीजिए, भरसक मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।